आज कुछ डिजाइन का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक आध क्वेश्चन हम लोग डिजाइन का भी कर लेते हैं। डबली रेनफोर्स्ड बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में किस लिए प्रॉब्लम है तो बता दो। तो इसका मतलब ये समझे कि डबली रेनफोर्स्ड बीम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। आज हम लोग डिजाइन का क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ये जो हम टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस बोले थे सारा बना लेने के लिए, और साथ में हम गूगल क्लासरूम में गूगल क्लासमेट में हम लोगों ने ये पीडीएफ डाला था टेक्स्ट बुक का, तो उसमें से सारा क्वेश्चन कर लिए। यस सर। उसमें किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन में दिक्कत समझ में ना आया हो? नहीं सर, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं थोड़ा पिछले क्लास का थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ तुम्हें क्या क्या था। हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ से शुरू किया था डिजाइन फार्मूला ऑफ डबल रेनफोर्स्ड बीम। तो हम लोगों ने क्या किया था कि बीम को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला वाला जो पार्ट था वो क्या था, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम था, और दूसरा वाला पार्ट में हम लोग एक्स्ट्रा रेनफोर्स डाल के उसको डबल रेनफोर्स्ड बीम बनाए थे, है ना। एक्चुअली पहला वाला क्या था, जब हम लोग को डबल रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, जब हमारा एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट जो है वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से ज़्यादा आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो हम क्या करते हैं, ओवर इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन ओवर इन्फोर्स करने से हमारा जो सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। फेलियर क्या होगा, ब्रिटल फेलियर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवर इन्फोर्स तो पहले कंक्रीट फिल कर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ओवर इन्फोर्स नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, उसको बैलेंस कर दिए। क्योंकि नीचे रेनफोर्समेंट डाले, ओवर रेनफोर्स्ड हो गया, तो फोर्स बैलेंस करने के लिए ऊपर में भी रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कर दिए, जैसे यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, पार्ट 2 में। इसके बाद हम लोग पहला जो पार्ट था उससे MR1 निकलेगा, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस 1, और जो दूसरा पार्ट है जो स्टिल प्रोवाइड किए हुए हैं दोनों साइड में, उससे निकलेगा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस 2। देखो ये वाला जो यहाँ पे पार्शियली रेक्टेंगल और पैराबोला है, ये वाला यहाँ पे जो पार्शियली रेक्टेंगल और पैराबोला है, तो एक्चुअली में इसमें कंक्रीट का भी फोर्स ऐड हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, पार्शियली पैराबोला और रेक्टेंगल है। लेकिन इधर कोई भी कंक्रीट हम लोग, क्योंकि कंक्रीट एक बार इधर कंसीडर कर लिए हैं, तो इस वाले पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग कंक्रीट को कंसीडर नहीं किए हैं। ठीक है, इसमें क्या किए हैं, जो एक्स्ट्रा बस हम लोग डबल एनफोर्स्ड बीम बनाने के लिए जो स्टील प्रोवाइड किए हैं उसी को कंसीडर किए हैं, इसीलिए इसका स्ट्रेस डायग्राम में कोई पैराबोला सीन नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें सिर्फ स्टील का फोर्सेस है C2 और T2। क्लियर है? C2 और T2 जो है स्टील का, बस यहाँ पे दिया हुआ वो निकलेगा MR2, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस 2। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा, है ना। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कंप्रेशन साइड के लिए T1 इंटू LA1 प्लस C2 इंटू LA2। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस टेंशन साइड के लिए T1 इंटू LA1 T2 इंटू LA2। ये हो गया था। अब देखो यहाँ से डिजाइन स्टेप स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है तुम्हारा, डिजाइन स्टेप्स। इफ बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, हम लोग डबल रेनफोर्स्ड बीम तभी डिजाइन करते हैं जब हमारा जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट है
वो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग को एक्स्ट्रा उसमें मोमेंट को रेसिस्ट कराना पड़ता है, मतलब लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को बढ़ाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा, हमारी रेसिस्टिंग कैपेसिटी कम होगा, तो बीम तो वैसे ही टूट जाएगा। तो बीम को टूटने से, फेलियर से बचाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को बढ़ाना होगा। तो हम लोग कैसे बढ़ाएंगे लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस? तुम्हारे पास दो ऑप्शन था, या तो डब्ल्यू रेन, या तो हम लोग ओवर रेनफोर्स्ड करते, या तो डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करें। तो हम लोग जाते हैं डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करने की तरफ। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग चूज किए थे। तो स्टेप्स 1, सबसे पहले क्या करेंगे, अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे एकदम यही स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। जो स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये स्टेप्स अगर ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, डिटरमाइन लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। एमयू लीम को डिटरमाइन करना है, क्यूबीडी स्क्वायर सबसे पहले तुमको कैलकुलेट करना है। एमयू लीम कैलकुलेट कर लेना, सबसे पहला काम क्या है, एमयू लीम कैलकुलेट करना। जो एमयू लीम कैलकुलेट किए हैं, ये देखो, ये जो MR1 यहाँ पे है, और यहाँ पे देख रहे हो कि सब जगह XU लिव लिखा हुआ है, मतलब ये बैलेंस सेक्शन। जो भी हम लोग देखो, जो भी हम लोग डिजाइन का पार्ट करते हैं ना, जो भी डिजाइन का काम करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, लिमिटिंग सेक्शन और बैलेंस सेक्शन के लिए करते हैं, है ना। बैलेंस सेक्शन के लिए ही डिजाइन करते हैं बीम को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एमयू लिम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एमयू लिम हमारा मतलब क्या हो गया, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम अगर हमारा होता, मान लो यहाँ पे कि अगर हमारा डबली नहीं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता, तो वो कितना मोमेंट रेसिस्ट कर पाता, तो वो कितना कर पाता, एमयू लीम कर पाता। तो उसके लिए कितना एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट होती, तो वो होती AST1, एरिया ऑफ स्टील 1 की रिक्वायरमेंट होती। तो एरिया ऑफ स्टील 1 आ जाएगा इस फॉर्मूला से। अब हमारा जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता, तो वो कितना रेसिस्ट कर लेता, एमयू लीम रेसिस्ट कर लेता। लेकिन हमारा जो ऊपर से बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है इतना आ रहा है। और जब हमारा बीम सिंगली होता तो वो रेसिस्ट कितना कर लेता, एमयू लीम को रेसिस्ट कर लेता। मतलब एमयू लीम रेसिस्ट कर लेता है, एमयू लीम को माइनस कर देंगे इसमें। अब कितना बच गया, अब कितना बच गया, कुछ मोमेंट और बच गया, उसको नाम दे दिए MR2 का। मतलब एमयू लिम को MR1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। MR1 रेसिस्ट कर लिया। अगर सिंगली होता तो कितना रेसिस्ट करता, MR1 देखो ना यहाँ पे, अगर पार्ट 1 देखो सिंगली है ना, पार्ट 1 देखो एकदम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, यस है ना। अगर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हमारा होता तो कितना मोमेंट रेसिस्ट करता, MR1, है ना। मतलब जितना हमारा, मतलब मान लो कोई लोड दिए, लोड कितना दिए, लोड कितना दिए, 20 kN मोमेंट दे दिए, 20 kN मोमेंट दे दिए, है ना। इसमें से अगर हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता तो वो कितना रेसिस्ट कर लेता, 10 kN रेसिस्ट कर 10 लेता, ऐसा मान लिए, है ना। तो बाकी कितना रेसिस्ट कराने के लिए बच गया, 10 kN को और रेसिस्ट करवाना है हमको। तो इसी के लिए क्या करेंगे, डबल रेनफोर्स्ड बीम को डिजाइन करेंगे, मतलब पार्ट 2 को फिर लाएंगे। समझ में आ रहा है? यस एक बार फिर से बता देते हैं। मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है, सूरज है, ठीक है। सूरज जो है आदिल को बोला कि भाई तुम ऐसा बीम बना दो जो मेरा 50 किलो न्यूटन मीटर का 50 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट को रेसिस्ट कर ले, है ना। तो आदिल क्या किया, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन वो तुम्हारा दोस्त बता दिया सूरज की विड्थ जो है बीम का, विड्थ बी और डी जो है वो फिक्स्ड रखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस का कमी है, जगह का कमी है, तो हम बीम का जो है विड्थ और डेप्थ ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। तो विड्थ और डेप्थ जो है तुमको इतना ही रखना है। तो विड्थ और डेप्थ मतलब फिक्स्ड हो गया, मतलब कंक्रीट बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। बढ़ा क्या सकते हैं, स्टील, लेकिन स्टील बढ़ाने से क्या नुकसान है कि हमारा जो सेक्शन है वो ओवर रेनफोर्स्ड हो जाए। ओवर रेनफोर्स्ड होने के कारण फेलियर कंक्रीट का पहले हो जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहेंगे, है ना, क्योंकि कंक्रीट का फेलियर ब्रिटल होता है। तो अब क्या करेगा आदिल कि पहले वो देखा कि चलो देखते हैं कि सिंगली रेनफोर्स्ड डिजाइन करते तो हमारा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालेंगे सिंगली के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा मोमेंट तो हम लोग रेसिस्ट करवा नहीं सकते हैं। एमयू लिम मेरा क्या है, लिमिटिंग, मतलब लिमिट हो गया, उससे ज्यादा मोमेंट हम लोग उस पर प्रोवाइड नहीं कर सकते, उससे ज्यादा मोमेंट रेसिस्ट नहीं करेगा। तो
आदिल क्या किया, एमयू लिम का वैल्यू निकाला। तो एमयू लिम का जब वैल्यू निकाला तो ये आ गया 20 किलो न्यूटन मीटर। मतलब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम अगर डिजाइन करेंगे तो 20 किलो न्यूटन मीटर रेसिस्ट कर सकता है मोमेंट। लेकिन रेसिस्ट कितना करवाना है, रेसिस्ट तो करवाना है 50 50। KNM। तो अब क्या करेंगे, कितना बच गया, 30 KNM क्या बच गया मेरा। अब घटा दिया ना, 50 में 20 घटा दो, बचा कितना 30। तो 30, तो 20 का तो काम कर दिया हम लोग, 20 का तो काम हो गया। अब किसके लिए काम करना है हमको, 30 के लिए। Part 2। 30 के लिए क्या किया आदिल, पार्ट 2 में आया है ना। 30 किलो न्यूटन मोमेंट को रेसिस्ट कराने के लिए कहाँ आया आदिल, पार्ट 2 में आया है ना। अब इस पार्ट 2 में आकर के आदिल दोनों साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया और उसके बाद पार्ट 2 का काम स्टार्ट किया। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, समझ गए ना, बिल्कुल वही काम करने वाले। पहले क्या किए, जैसे सिंगल रेनफोर्स्ड बीम के लिए हम लोग एमयू लीम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद इस मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को सिंगली रेनफोर्स्ड बीम अगर मेरा होता तो उसके लिए कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होता, तो AST1 रिक्वायर्ड होता, ये वाला AST1 रिक्वायर्ड होता। AST1 कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे पहला काम हो गया, पार्ट 1 का काम खत्म। पार्ट 1 में AST निकाल लिए, काम खत्म हो गया। अब गए पार्ट 2 के पास। तो पार्ट 2 के पास क्या लेके जाएंगे, अब जो मेरा 50 में से तो 20 तो एमयू लिम का काम हो गया, 50 में से 20 चला गया, बाकी बचा 30। तो फॉर रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट, वही जो 30 अभी बच रहा था ना हमारा रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट, मान लिए थे Yes, sir। 30। तो 30 के लिए हम गए पार्ट 2 के पास। तो अब रिमाइनिंग बेंडिंग मोमेंट 30 के लिए ही काम करेंगे ना। तो MR2 कितना निकला, बेंडिंग मोमेंट माइनस एमयू लिम, बचा कितना 30 है ना। 30। वही माने थे 50, तो उसमें बचा 30। 50 में 20 ही रेसिस्ट कर लिया, बचा 30। तो अब 30 के लिए हम लोग देखेंगे AST2 कितना लगेगा, है ना। 30 के लिए देखेंगे AST2 कितना लगेगा, और उसी 30 के लिए देखेंगे कि एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील कितना लगेगा। हो गया डिजाइन, इतना सिंपल सा था। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो पूछो जल्दी से। चलो तो फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, एन RCC बीम 230 mm वाइड एंड 500 mm डेप्थ का आपका इफेक्टिव डेप्थ का बीम, ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू अ फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर मोमेंट ऑफ 200 किलोन्यूटन मीटर। फाइंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, यूज M20 कंक्रीट एंड FE 500 mm 500 सॉरी FE 415 स्टील। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्रॉस सेक्शन बना लेंगे। बीम का विड्थ कितना है, 230 mm का, और इफेक्टिव डेप्थ कितना है, फाइव हंड्रेड इफेक्टिव डेप्थ है। NRCC बीम इतना है सब्जेक्टेड टू फैक्टर बेंडिंग मोमेंट 200 किलो न्यूटन मीटर। गिवन डाटा दिया हुआ है आपका। फैक्टर बेंडिंग मोमेंट FBM भी लिख सकते हो, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू
200 into 10 पावर किलो न्यूटन मीटर है ना, इसको चेंज कर लेंगे हम लोग न्यूटन mm, क्योंकि सारा वैल्यू क्या है mm में दिया हुआ है ना, ये भी वैल्यू mm में दिया हुआ है, यही वैल्यू mm में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ये चेंज कर 200 लेंगे न्यूटन mm। तो 10 पावर 6 किलो न्यूटन है, तो 3 उसका हो गया, मीटर का कितना हो गया mm में चेंज करेंगे तो 3, तो 3 3 कितना हो गया 6, 200 इन 10 पावर 6 न्यूटन mm आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट। ये 200 kN में जो रेसिस्ट कराना ना सर। हाँ हाँ, इसी को बस हमको रेसिस्ट कराना है। ठीक है, यूज क्या कर रहे हैं M20 कंक्रीट, तो Fy का वैल्यू कितना हो जाएगा, Fy का वैल्यू हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, किसके लिए 4Fe 450 है ना, और FCK का वैल्यू हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर 4M20 ग्रेड। ये वैल्यू लिख लिया हम लोग। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, सबसे पहला काम है हमको कि तो कैलकुलेट क्या क्या करना है, फाइंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, तो रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड करना है। तो अभी हमको पता नहीं है कि ये हमारा डबली रेनफोर्स्ड बीम है या सिंगल रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करना है। सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, है ना, उसके बाद पता चलेगा ये इसमें क्या बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिटिंग मोमेंट, कैलकुलेटिंग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो mu lim कैलकुलेट करेंगे, तो mu lim का वैल्यू क्या होता है बताइए, QBD स्क्वायर यस सर। यस है ना, और Q का वैल्यू क्या होता है हमको पता है, Q का वैल्यू होता है 0.36 FCK K इंटू 1 माइनस 0.42 K, यही होता है ना, इंटू बी इंटू डी का स्क्वायर। बी और डी का वैल्यू तुम्हारे पास है, यहाँ से mu lim का वैल्यू निकल हो जाएगा 0.36 FCK का वैल्यू 20, और K का वैल्यू क्या हो जाएगा, K का वैल्यू किसके लिए यहाँ पे लिख देंगे 4Fe 415 K इज इक्वल टू 0.48, यही ना होगा, यस तो K का वैल्यू हो गया 0.48, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम IS 456 2000, है ना, ये वैल्यू मिल जाएगा IS 456 2000। तो ये हो जाएगा सी के का वैल्यू हो जाएगा 0.48, 1 माइनस 0.42 इंटू के का वैल्यू फिर से हो जाएगा 0.48, और यहाँ पे बी का वैल्यू हो जाएगा कितना, बी है 230 और 500, है ना, तो यहाँ बी का वैल्यू हो जाएगा 230 और डी का वैल्यू हो जाएगा 500 का स्क्वायर। तो ये देखो ये वैल्यू कितना आया है, 158658048 158 1587 6588048 एक मिनट 1587 65 65 80 80 48 48, यही आया वैल्यू, किसमें आया सर न्यूटन 15870000 आ रहा है सर। 158700। नहीं Yes, सर sir. यही तो आ रहा है। यही आ रहा है सर।
तो सही है। यस सर। चलो ठीक है, कैलकुलेट कर लो सब। सिंपल सिंपल तो वैल्यू पुट करना है, कौन सा इसमें, तो हम ही कैलकुलेट कर देंगे फिर। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है न्यूटन mm आ रहा है। अब क्या करना है इसमें तुमको, ये सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिए। अब देखना है कि इसको हम लोग जो है ये वैल्यू कितना आपका mu2 आ रहा है। और हम लोग डिजाइन स्टेप में क्या किए थे, सबसे पहले mu लिम का वैल्यू कैलकुलेट किए थे, है ना। पहले तो ये देखना है हमको कि ये डबली है भी या नहीं, कि सिंगली ही है। अगर जो मोमेंट मेरा यहाँ पे दे रहा था 200 × 10⁻6 न्यूटन mm, अगर इसको रेसिस्ट कर लेता है तो फिर तो कहानी ही ठीक है ना। फिर तो सिंगली ही डिजाइन करेंगे, डबली हम लोग डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं है। तो देख लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 158.65 × 10⁻6 लिख सकते हैं ना इसको। सर अप्रॉक्स में तो सही ही आ रहा था। यस ये लिख लिए, ऐसे लिख सकते हैं 158.66 10⁻6, ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं। तो ये देखो 158.66 है और यहाँ कितना है 200 है, मतलब कितना हो गया, क्या हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इसको रेसिस्ट कर सकता है? यहाँ पे नो सर। यहाँ पे देखो, बिकॉज फैक्टर बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन mu lim, hence we should design for, क्या करेंगे, डबल रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करेंगे। नहीं, यस we should design for डबल रेनफोर्स्ड बीम। अगर ये हमारा फैक्टर बेंडिंग मोमेंट जो है वो अगर लेस देन हो जाता है mu lim से, तब तो हम लोग सिंगल रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन कर देते हैं ना। क्या कहते हो, सही बोल रहा हूं मैं? जी सर। अगर फैक्टर बेंडिंग मोमेंट जो हमारा गिवन बेंडिंग मोमेंट है जिसके लिए हमको रेसिस्ट करवाना है, वो वैल्यू अगर छोटा हो जाता, स्मॉलर देन mu lim आ जाता, तब तो हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम ही डिजाइन हो जाता ना। यस सर। अब क्योंकि फैक्टर बेंडिंग मोमेंट हमारा ज्यादा आ रहा है mu lim से, है ना, मतलब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। हम लोग क्या करना Exactly. पड़ेगा, डबली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सर। हाँ बोलिए। सर 158 पॉइंट कैसे कर दिए सर यहाँ पे? देखो ना यहाँ पीछे 1 2 3 4 5 6 हो गया 10⁻6, अच्छा पॉइंट कैसे कर दिए उसको? है ना। फिर 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर यही वैल्यू आ जाएगी। नहीं, यस हेलो, यस सर। कितना वैल्यू था जी? 158 1.6580। यस सर। 658048 48। चलो ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट दे दिए यहाँ पे, है ना, दशमलव के बाद उधर लिख दिया। तो ये हो गया ना। अब हम लोग डबल रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, mu lim कैलकुलेट करना, कर लिए। देख लिए कि mu lim जो है वो स्मॉलर है हमारा जो गिवन बेंडिंग मोमेंट था उससे। तो इसका मतलब है कि हम लोग का सिंगली रेनफोर्स्ड बीम से काम नहीं चलने वाला है, डिजाइन करना पड़ेगा डबल रेनफोर्स्ड। लेकिन हम लोग ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि इस mu lim को कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है, मतलब AST1 रिक्वायर्ड है ना। वो कितना एरिया ऑफ स्टील AST1 होगा जो mu lim जो है उसको रेसिस्ट करा देगा, है ना। मतलब कितना एरिया ऑफ स्टील हमारा रिक्वायर्ड होगा mu lim के लिए, मतलब mu lim जो रेसिस्टेंस दे रहा है उसके लिए कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ स्टील। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या किए थे,
कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर एमयू लिम, तो यहीं पे लिख देंगे वही बात। नाउ कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर एमयू लिम, एमयू लिम के लिए कितना एरिया ऑफ स्टील हमारा रिक्वायर्ड है। देखो अगर टाइम ऑफ भी हो जाए तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा करके ही घर जाएंगे, मतलब घर पे ही हैं, लेकिन हम लोग ऑफ उसके बाद करेंगे जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब, इसलिए दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर एमयू लिम, एमयू लिम के लिए क्या हमको एरिया ऑफ स्टील 1 निकल के आएगा। तो एमयू लिम का वैल्यू तो हमें पता है, अब इसके लिए यस सर, फॉर्मूला लिखेंगे 0.87 FY इंटू AST1, है ना। और क्या लीवर आर्म लिखेंगे, अब ये तो फोर्स हो गया, लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU लीम, यही लिखेंगे ना। यस क्लियर है। अब देखो यस सर, यहाँ पे XU लीम के जगह KD लिख सकते हैं, यस सर XU लीम के जगह, क्योंकि ये क्या होता है XU लीम बाई D इज इक्वल टू K होता है, तो XU लीम बराबर KD लिख सकते हैं, K का वैल्यू मुझे पता ही है, ऊपर लिखेंगे। यस सर, तो यहाँ पे सीधे एमयू लिम का पहले वैल्यू रखेंगे, एमयू लिम कितना आया 158.66। अभी क्या कर रहे हैं पता है ना, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, बस सिंपल सा काम कर रहे हैं। जो एमयू लिम आया है, एमयू लिम के लिए कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, मतलब पार्ट 1 में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, पार्ट 1 में अभी काम कर रहे हैं, एमयू लिम का वैल्यू निकाल लिए हैं, एएसटी को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एएसटी को बस यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर पार्ट 1 का काम खत्म हो जाएगा, फिर पार्ट 2 में जाएंगे हम, है ना। 158.66 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू, बुक में नोटबुक में जैसे बनाया हुआ है सेम वैसा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो स्टेप्स हम बता रहे हैं जैसे आपको याद रहता है वैसे करना है, जरूरी नहीं कि पहले एफएससी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए फिर ये सब करेंगे, है ना। जहां पे जिस चीज का रिक्वायरमेंट, हमको याद कुछ चीज नहीं करना, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा काम करना, ठीक है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हमको पता है कि एरिया ऑफ स्टील को निकालने का स्टेप क्या है, पहले एमयू लिम कैलकुलेट करेंगे, फिर एरिया ऑफ स्टील 1 निकालेंगे, पार्ट 1 का काम खत्म हो जाएगा, फिर पार्ट 2 में देखेंगे वहां अगर रिक्वायर्ड होगा एफएससी कैलकुलेट करने का तो एफएससी कैलकुलेट करेंगे। एफएससी क्या है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, उसको कैलकुलेट करेंगे वहां पे रिक्वायर्ड होगा तो, है ना। एमयू लिम का वैल्यू लिख लिए 0.87, FY का वैल्यू है 415, निकालना क्या है एरिया ऑफ स्टील 1 निकालना है AST1, डी का वैल्यू कितना है 550 500, 500, यस 500 है 500 है सर। हाँ, डी का वैल्यू है 500, और उसके बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग माइनस 0.42, और एक्सयू लिम का वैल्यू क्या हो जाएगा के इंटू डी, है ना। तो के और डी सर का वैल्यू, माइनस 0.42 सर, 48 हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ, के का वैल्यू लिख दिया माइनस 0.42 एक्सयू लिम, एक्सयू लिम को क्या लिख सकते हैं हम लोग के इंटू डी लिख सकते हैं, 0.42, है ना। तो इसमें लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, इसको ऐसे कर देना, पहले इसका काम कर लेंगे, है ना। 0.42 1100.78 आ रहा है सर। 0.48 इंटू 500, है ना। अब यहाँ से हम लोग AST1 कैलकुलेट कर लेंगे, 158.66 इंटू 10⁻⁶, ये पूरा वैल्यू बोलो कितना आ रहा है, 0.87 इंटू 415, 0.87 0.87 इंटू 415, 360 ये आ रहा सर 0.05 361.05। AST1, और अंदर का जो AST1 वैल्यू का है, वैल्यू आएगा 3.67। अंदर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0.4